आज हम चर्चा करेंगे कहानी बहादुर पर और एक कविता होगी आह्वान। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ, आप हैं डॉक्टर BK राय, असिस्टेंट डायरेक्टर अकेडमिक्स NIOS से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद सर, जैसे आपने सभी सुनने वालों को बताया कि हम कहानी और कविता पर चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम आपकी तरफ रुख करते हैं और हम आपसे जानना चाहेंगे अमरकांत सर द्वारा लिखी कहानी बहादुर के बारे में। जी, शिक्षार्थियों बहुत स्वागत है आपका। अमरकांत की जो कहानी बहादुर है, यह पहला पाठ है आपका माध्यमिक स्तर पर, और इसका एक विशेष कारण है। यह बाल मनोविज्ञान की कहानी है और आपको ये प्रतीत होगा कि ये हम सबके घर की कहानी है। तो सबसे पहले तो लेखक के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। अमरकांत, जिनका जन्म 1925 में हुआ और वे 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भी शामिल हुए। इस विषय पर उन्होंने उपन्यास भी लिखा और उनकी प्रसिद्धि एक प्रसिद्ध कहानीकार के रूप में हुई। साहित्य अकादमी और विभिन्न स्थानों से उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। यह कहानी अमरकांत की इसलिए अलग स्थान बनाती है क्योंकि इसमें लेखक ने मैं शैली में एक ऐसे पात्र का चित्रण किया है जो नौकर के रूप में घर में आता है। आप देखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार में घर में नौकर रखने की जो एक परंपरा रही है, उसी का एक बड़ा ही सारगर्भित चित्र यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। कहानी शुरू भी इसी तरह से होती है कि एक छोटा सा पहाड़ी लड़का 12-13 साल का, उसका चित्रण सबसे पहले देते हैं रचनाकार। और मैं शैली में, चूंकि मैंने बताया कि मैं शैली में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो अपने परिवार की खुशी की बात करते हैं कि एक छोटा सा बच्चा उनके घर में आया है और उसके आने से सुखी सारे लोग हो गए, क्योंकि उसने पूरे घर को अपने बलबूते संभाल लिया। उसकी अच्छी अच्छी हरकतों के बारे में बातचीत करते हैं लेखक और बताते हैं कि वह किस तरह से दौड़कर पूरे घर में भागकर काम करता है। उसमें बचपना है, पेड़ पर भी चढ़ जाता है और छोटे छोटे खिलौने रखता है वो अपने पास। इस तरह का चित्रण, बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है रचनाकार ने। वो हंसमुख भी बहुत है, लोगों के साथ बैठता है, जाकर अपने गांव की कहानियां सुनाता है और ये भी बताता है कि वो घर से भाग के आया है क्योंकि माँ ने उसे थप्पड़ मार दिया था। अच्छा। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं चल रही है। हाँ। इसमें अब ट्विस्ट आता है कि जो लेखक की पत्नी निर्मला है, उनके आस पड़ोस की महिलाएं मिलने आती हैं, तो ईर्ष्या की भावना भी होती है। तो पड़ोसियों ने कान भरना शुरू कर दिया और कहा कि तुम इसे अपने बच्चे की तरह रख रही हो, ये तो नौकर है, इसे जमीन पे सोना चाहिए जी। तुम इसके लिए खाना बनाती हो, इसे अपना खाना खुद बनाना चाहिए। तुम इतना मेहनत क्यों करती हो, फिर नौकर रखने का फायदा क्या? तो इस तरह से कान भरना शुरू हो गया। उसी तरह से घर में एक उसी उम्र का लड़का भी है लेखक का, तो वो हर काम के लिए उसको डांट फटकार लगाता है और चाहता ये है कि उसको कुछ ना करना पड़े, इसके माध्यम से ही साइकिल ठीक कराना और जो भी काम है घर का सब कुछ करता है। लेकिन इस बच्चे के मन में इस बात की चिढ़ है कि हमारे उम्र का ही वो बच्चा है,
वो शान शौकत से रह रहा है और मुझे केवल काम करने के लिए कहता है, तो इसके मन में भी एक कसक होती है। तो जो घर का बच्चा है वह उसे गाली देना, पिटाई करना भी शुरू कर देता है धीरे धीरे, और उसका नाम किशोर है। तो वो अपना काम बढ़ाता जाता है, जो सोचता है कि ज्यादा से ज्यादा काम इसको दें। दूसरी ओर देखिए चित्र क्या बदलता है। निर्मला जो बताया मैंने, उसके मन में शक घर करने लगता है, छोटी छोटी बातों पे वो दुत्कारने लगती है। फिर ये बच्चा छोटा सा सोचता है, बहादुर, कि मैं एक बार माँ के मारने से घर से भाग गया और यहाँ के आकर तो और दुर्दशा हो रही है। मैं दिन भर काम भी कर रहा हूँ और ये लोग खरी खोटी सुनाते हैं। वहां पे माँ मुझे खाना देती थी, बनाती थी, यहाँ मालकिन बनी है और वो कहती हैं कि अपने से खाना बनाओ। तो ये उसका पूरा द्वंद्व इसमें दिखाया गया है। लेकिन स्थिति यहीं पे नहीं रुकती। आगे चलकर निर्मला उसकी पिटाई भी करने लगती है, और सबसे हद तो तब हो गई जब कोई रिश्तेदार उनके घर आए थे और उनके पैसे कुछ गायब हो गए, तो उसका दोषारोपण बहादुर पे कर दिया गया और इसे मारपीट भी की गई इसके साथ। तब इसका सब्र का बांध टूट गया। इसने पूरी सफाई दी कि मैंने पैसे नहीं लिए हैं, मैं सच बोल रहा हूं। तब भी इसने धैर्य धारण किया हुआ था। लेकिन जब घर के मालिक जो लेखक हैं वो आते हैं और रिश्तेदार उनसे भी शिकायत करते हैं, तो वो भी पिटाई कर देते हैं, जिस पर बहादुर को बहुत ज्यादा विश्वास था कि ये मालिक हैं, ये सबको संभाल के रखते हैं। लेकिन जब उन्होंने पिटाई कर दी तब इसने निर्णय ले लिया और रात में सब लोग सोए हुए थे, चुपके से घर से निकल गया। ये पूरी कहानी का कथानक है। अब आप देखें कि ये कहानी कितने शेड्स को लिए हुए है जी। एक छोटे बच्चे के पूरे जीवन के घटनाक्रम को लेके चलती है और घरेलू नौकरों की क्या स्थिति है उसका एक सजीव चित्रण प्रस्तुत करती है। मध्यम वर्ग चाहता तो है कि नौकर रखा जाए, घर में मतलब आसान हो जाएगा सारा कार्य करना, लेकिन रखने का तरीका क्या होना चाहिए ये नहीं मालूम है। और उसी बात को यहाँ रचनाकार ने बहुत ही जिसको कहें कि दिल को छूने वाले तरीके से, संवेदनशील तरीके से यहाँ प्रस्तुत किया है। और इस कहानी में छोटे छोटे ऐसे संस्मरण हैं जिससे ये लगता है कि मनुष्यता जरूर होनी चाहिए ऐसे बच्चों के प्रति। जी। छोटे छोटे बच्चे अक्सर हम देखते हैं जगह जगह काम कर रहे हैं। तो यह तो एक उदाहरण है, नमूना है। लेखक ये कहना चाहता है कि कोई छोटा बच्चा अगर काम करता है, घर में हो या बाहर हो, तो वो किसी न किसी मजबूरी में कर रहा है। तो हम सभी का यह धर्म है कि हम उसके साथ समानुभूति करें। समानुभूति का अर्थ होता है कि उसके दुख दर्द को समझें। और यहां जिस तरह से उसका दुत्कार किया गया, उसे प्रताड़ित किया गया, वह यह बताता है कि हम शायद एक उसको अलग वर्ग का समझते हैं, अपने बराबर नहीं समझते, इसीलिए इस तरह का व्यवहार करते हैं। और उस पर जो शक करते हैं कि पड़ोस, वो भी जो आते हैं रिश्तेदार, वो कहते हैं कि नहीं ऐसे लोग तो चोरी करते हैं, इनकी आदत होती है, पूर्वाग्रह रखते हैं अपने दिमाग में। तो ये बहुत ही कष्ट का विषय है जो रचनाकार ने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर हम पात्र के रूप में देखें तो यहाँ पूरी तरह से बहादुर का चरित्र फैला हुआ है। पूरी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है।
उसकी वेशभूषा का बहुत सुंदर चित्रण किया है कि किस तरह से वो सफ़ेद बाँ की कमीज पहने हैं, भूरे रंग का जूता पहने हैं, पहाड़ी है, वो नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र का रहने वाला है, तो कद छोटा है, गोल मटोल है, ये सारे चित्र वो देते हैं। फिर उसकी विशेषताओं को भी बताते हैं कि उसमें भोलापन है, संवेदनशीलता है, इसीलिए दूसरे की बातों का असर तुरंत हो जाता है उस पर। माँ जब मारती है तो घर छोड़ के भागता है, वो बताता ही है। लेकिन बहादुर को जब शुरू में घर में आता है, थोड़ा सा प्यार मिलता है तो ये घुल मिल जाता है, ये भूल जाता है सब कुछ, माँ को भी भूल जाता है। ईमानदार भी है वो किसी चीज को हाथ नहीं लगाता। शुरू में लोग पूरा विश्वास भी वो करते हैं। हंसमुख भी है, वो सबके साथ मिलजुल कर रहता है, चुस्ती फुर्ती है उसमें, वो स्वाभिमानी भी है। उसे जब चोरी का आरोप लगाया जाता है तो उसका विश्वास टूट जाता है। वो कहता है कि मन में सोचता है कि अगर विश्वास नहीं रहा तो यहां रहने का क्या फायदा। तो इस तरह से ये जो चरित्र है, वो चरित्र इस बात को सूचित करता है कि एक छोटे बच्चे में भी सारी मानवीय संवेदनाएं होती हैं। हमें उसको एक मनुष्य के रूप में देखना चाहिए, वो नौकर है क्या है इस रूप में नहीं। दूसरा जो पात्र मुख्य है वो वाचक है, जो लेखक के रूप में नजर आता है। उसके व्यक्तित्व में दो पक्ष दिखाई देते हैं। एक तो अच्छा पक्ष है कि वो बहादुर की बहुत प्रशंसा करता है और उसके साथ खड़ा रहता है, निर्मला के साथ भी लड़ाई करता है और अपने बेटे किशोर को भी डांटता फटकारता है कि नहीं, ये नौकर नहीं, इसको घर के बच्चे की तरह रखो। लेकिन दूसरा उसका जो निषेधात्मक पक्ष है, वह अपने रिश्तेदारों की बातों में आ जाता है और वो पिटाई कर देता है। तो वहीं पर आकर पूरी परिस्थितियां बदल जाती हैं। इसलिए चरित्र के दोनों पक्ष हैं। इसमें संवाद देखिए, संवाद बड़े रोचक हैं। इसके छोटे छोटे वाक्य हैं, जैसे सच अब ऐसा नौकर नहीं मिलेगा, कितना आराम दे गया यह। लोग बैठ के सोच रहे हैं अब। या तुमने शेर देखा है। इस तरह से छोटे वाक्य कह के वो पूरे जो भावाभिव्यंजना है उसको प्रस्तुत करते हैं। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। इस तरह के वाक्य इन्होंने इस्तेमाल किए हैं, जो आम जीवन में घरों में सुनाई देते हैं। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी जिसके भाग्य में नौकर का सुख होता है। अब पछतावा कर रही हैं बैठ के। तो इसमें जो शब्द हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, रिश्तेदार जो आते हैं वो अपने को ज़्यादा ज्ञानी समझते हैं, तो इंग्लिश में उसको बोलते हैं निर्मला को कि यू डू नॉट नो दीज पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, चोरी करने के लिए। तो इस तरह के चीजों को उन्होंने लिया है। इसे लगता है कि कहानी जेन्युइन है ना, यथार्थ है कहानी, स्वाभाविकता है उसमें, केवल एक कल्पना लोक में नहीं है। उसी तरह से अगर देश काल वातावरण कहानी का देखें तो उसमें आप देखेंगे कि वो बहादुर जब आता है तो किस तरह से आंख झपकाते हुए सब लोग घर के उसको घेर लेते हैं। उसके बाद जब परिचय कराया जाता है तो वो किस तरह से गंभीर मुद्रा में होकर सबके साथ बैठता है। या वो जब बताता है कि मैं गांव में रहता था तो पेड़ पे चढ़ता था, चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालता था। तो इस तरह के जो छोटे छोटे चित्र हैं वे बताते हैं कि लेखक ने कितनी गंभीरता से चीजों को देखा है। इसके अलावा नीम का दातून तोड़ना, पोछा लगाते हुए, अंगीठी जलाते हुए उसका चित्र प्रस्तुत करना। इसके अलावा जब
ऑफिस से जो लौटता है वाचक, वह किस तरह से बहुत स्नेह देता है उसको, बहादुर को, उसका भी वर्णन है। टूटी हुई चारपाई और फटी हुई दरी पर जब वो सोता है तो उसका भी चित्र यहाँ खड़ा किया है। तो आप देखेंगे कि पूरी कहानी में छोटे छोटे चित्र हैं जो लगता है कि सामने घटना हो रही है, सामने ही हो रहा है सब कुछ। हाँ जी। तो ये इस कहानी की बहुत बड़ी ताकत है। भाषा शैली को देखें, भाषा शैली इसकी पात्रों के अनुकूल है। बहादुर जब कहता है तो उसके तरह भाषा है। निर्मला जब कहती है तो उसमें वही फटकार की भावना है। वो कहती है कि बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते, मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूं जो नौकर चाकर को तलती भूनती हूं, मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूं। ये दूसरों को तंज दे रहे सिखाने के लिए। जी। उसी तरह से इसमें जो शब्दों के प्रयोग किए गए हैं, देशज शब्द हर जगह प्रयोग है, जैसे मलकाना, चकैठ या खटना, शऊर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग अक्सर यहाँ पे दिखता है। मुहावरे का प्रयोग काफी है, चारपाई तोड़ना, हाथ बटाना, गुस्से से पागल हो जाना, सीधे मुंह बात न करना, फिरकी की तरह नाचना, इस तरह के मुहावरों से इसकी भाषा बड़ी प्रभावशाली है। शैली, जैसा कि मैंने बताया कि मैं शैली में इसका प्रयोग किया गया है। इसके उद्देश्य को एक बार फिर हम समझने की कोशिश करें जी। क्योंकि देखिए, जब रचनाकार कोई कृति की रचना करता है तो पहले उसके अंदर जद्दोजहद होती है कि लिखना क्या है हमें, और ये घटना कहीं ना कहीं निश्चित रूप से रचनाकार ने देखी होगी। तो इनको लगा कि इस बात को सामने लाना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला जो मैंने बताया कि बहादुर एक उदाहरण के रूप में है, ये घर घर की कहानी है, इसीलिए लगता है कि ये सामने घटित हो रही है। तो वे चाहते हैं कि हम सहानुभूति नहीं समानुभूति रखें। ज्यादातर हम कहते हैं कि सिंपैथी रखनी चाहिए हमें, ये कहते हैं नहीं, समानुभूति रखेंगे तब आप उसे अपने बच्चे की तरह मानेंगे। और जो पछतावा है वाचक का बाद में चल के, वही संदेश देता है कि वास्तव में हम गलत करते हैं जब हम गरीब बच्चों को उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। वो हमारा व्यवहार मासूम नौकरों के प्रति क्रूरता है और अत्याचार भी है। इसीलिए हमने इस पाठ में बाल श्रम का भी जिक्र किया है। उसके कानून है सरकार के कि कोई भी 18 साल से कम उम्र के बच्चों को प्रताड़ित नहीं कर सकता, काम पर भी नहीं लगा सकता। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि जो मध्य वर्ग है, मध्य वर्ग में आकांक्षाएं बहुत हैं, अभिलाषाएं बहुत हैं, लेकिन वह अपनी वैचारिकता को ऊपर नहीं कर पाया है, अपनी सोच को नहीं बदल पाया है जी। उसे लगता है कि जो हमसे नीचे लोग हैं उनके साथ दुर्व्यवहार करना अधिकार है हमारा। तो इसलिए लेखक उनको बहुत हिदायत देते हैं। फिर हम देखें कि जो महिलाओं का पूरा जिक्र किया गया है कि सामान्य तौर पर हम देखते हैं मध्यम वर्ग में, गांव में भी देखते हैं, शहरों में भी, कि 4 महिलाएं बैठ जाएंगी और कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उसमें इस तरह का मिर्च मसाला लगाकर प्रस्तुत कर देंगी कि बात बिगड़ जाती है। वही यहाँ भी हुआ। शुरू में उन लोगों ने पूरे तल्लीनता के साथ, पूरे समर्पण के साथ उसको रखा, लेकिन देखिए स्थितियां कैसे बिगड़ती गई, पूरी तरह से व्यवहार बदल गया। तो बच्चा जो बहादुर आया था उसमें कमी नहीं थी, कमी घर वालों में थी। तो इसलिए ये कहानी पूरी तरह से एक बालक के मन को आंदोलित करती है, और हमारे जो शिक्षार्थी हैं उसी उम्र के 13 से 15 साल के हैं, तो ये महसूस करते होंगे कि इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए समाज में जी। तो उसी उद्देश्य से इस पाठ को लिया गया है। और मुझे लगता है कि जो चर्चा हुई है
इसका शिक्षार्थी लाभ उठाएंगे और इस पाठ को पुनः पढ़ेंगे। जी बिल्कुल पुनः पढ़ेंगे। जिस तरह से सर ने बताया कि एक ऐसा बच्चा जो 13-14 साल का है, घर में जाता है, किसी नए घर में नौकर बन के जाता है और पहले कितने प्यार से उस घर वाले जो होते हैं, घर के लोग होते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये कहें कि समय के साथ साथ या तो दूसरों की बातें सुन सुन के या फिर अपना एक स्तर दिखाने के चक्कर में वो उस बच्चे के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर देते हैं और उसको इतना मानसिक तौर पर परेशान कर देते हैं कि वो छोटा सा बच्चा घर छोड़कर चला जाता है। ये कहानी आपने सुनी जो लिखी श्री अमरकांत ने। और अभी समय एक छोटे से ब्रेक का। शिक्षार्थी श्रोताओं, ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपके साथ साझा करेंगे कविता आह्वान, लेकिन अभी समय है मुक्त विद्यावाणी रेडियो वाहिनी पर एक छोटे से ब्रेक का। ज्ञान असीमित और अपार, सरल पाठ्यक्रम आपके द्वार। सभी पढ़े आगे बढ़े, हमने मन में ठानी। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे मुक्त विद्यावाणी और रेडियो वाहिनी FM 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपका अपना सामुदायिक रेडियो। और शिक्षार्थी श्रोताओं, हम चर्चा कर रहे हैं हिंदी के सेकेंडरी लेवल के विद्यार्थियों के लिए। कहानी बहादुर आपने सुनी और अब समय है आह्वान नामक कविता को सुनने का। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे विशेषज्ञ, आप हैं डॉक्टर BK राय, असिस्टेंट डायरेक्टर अकादमिक्स NIUS से। सर, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। जी धन्यवाद। जैसा कि अभी बताया, हम लोग आह्वान कविता पर बात करने जा रहे हैं। शिक्षार्थियों, भारत भारती एक बहुत प्रसिद्ध रचना है मैथिली शरण गुप्त की। उसी के कुछ अंश को आपके लिए रखा गया है। मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे रचनाकार थे जिन्होंने भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के समय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, साकेत, यशोधरा, द्वापर, पंचवटी, बहुत सारी रचनाएं हैं। वे एक राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं वे राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। और हम सभी को जानना चाहिए कि गुप्त जी ने सामान्य हिंदी में, खड़ी बोली में अपनी बात को प्रतिष्ठित तरीके से सबके सामने रखा। आज हम उसके कुछ अंश को पढ़ेंगे भारत भारती के, और तब आपको प्रतीत होगा कि सामान्य शब्दों में कैसे बड़ी बात कही जा सकती है। हम सामान्य तौर पर जीवन में देखते हैं कि संसार में जो भी उपलब्धियां हैं उसमें मेहनत का सबसे बड़ा हाथ होता है। और आज चिकित्सा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, जहां भी देखें, जिन लोगों ने पुरुषार्थ किया है वही आगे बढ़कर सफलता तक पहुंचे हैं। मात्र जो लोग भाग्य के भरोसे बैठे हैं वे आलसी हो गए और वे केवल आलोचक बन गए, आलोचना करते रहे। तुलसीदास ने भी कहा कि सकल पदारथ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। सब कुछ है, लेकिन अगर आप पुरुषार्थ से उसको ग्रहण नहीं करते, अगर आप कर्मशील नहीं बनते, तो शायद उसका फायदा नहीं होगा। इसीलिए उपनिषद में भी कहा गया कि उठो जागो और जब तक मंजिल नहीं हासिल हो सके तब तक न रुको। विवेकानंद का भी इसी तरह का कथन है। तो इसी भाव को लेकर ये कविता जो है लिखी गई है। भारत भारती आप जानते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन के समय लिखी गई थी। 1912 में ये रचना लिखी गई थी। आप समझ लें कि कौन सा दौर था वो, जिस समय कि हम स्वाधीनता संग्राम के लिए संघर्ष कर रहे थे, अंग्रेज क्रूरता पूर्वक हमारा दमन कर रहे थे और भारतीय लोगों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा था। वैसी स्थिति में ये आशंका थी रचनाकारों को कि कहीं हमारा देश आलसी न बन जाए। जैसे होता है कि आदमी के पास नौकरी नहीं है तो बैठ जाएगा कि कुछ हो नहीं सकता जी, निराशा न घर कर जाए। इसीलिए रचनाकार एक अलग तरह का सिपाही होता है।
वो देश को जगाता रहता है। हम्म। उसको साहित्य में हम कहते हैं नव जागरण, नई ऊर्जा ले आना, नई स्फूर्ति ले आना। हर व्यक्ति बंदूक से नहीं लड़ाई लड़ता, जी। ये कलम से लड़ाई लड़ते थे। हाँ हाँ। उस समय के रचनाकार। तो इन्होंने अपने कलम चलाकर राष्ट्रीयता के भाव को पैदा किया, और इस कविता में वही संदेश आपको मिलेगा कि भाग्य के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, हमें कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए। तो एक बार कविता पढ़ लेते हैं, फिर उसकी व्याख्या को समझेंगे। जी। बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो, है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो, है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं जाता नहीं, हा ध्यान उद्यम का तुम्हें तो भी कभी आता नहीं, जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे, पर कर्म तैल बिना कभी विधि दीप जल सकता नहीं, है दैव क्या सांचे बिना कुछ आप ढल सकता नहीं, आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के, साधक बने सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के, क्या सांप्रदायिक भेद है ऐक्य मिट सकता अहो, बनती नहीं क्या एक माला विविध सुमनों की कहो। अब आप देखें कि किस तरह का भाव व्यक्त किया गया है। पहले अनुच्छेद को देखते हैं, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों। मैंने बताया ना कि रचनाकार को लग गया कि हमारे देश के वासी जो हैं वे निरर्थक बैठे हुए हैं, बैठ के बड़ी बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं, अपने दुखों को केवल बांट रहे हैं कि हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है, हमारे सामने ये संकट है। वो कह रहे हैं कि उठो और सफलता की चोटी को छूने के लिए आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन में अगर कुछ पाना है तो उसके लिए परिश्रम करना होगा। और उसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं। वे कहते हैं कि अब भाग्य को बदलने का समय आ गया है, अर्थात आजादी प्राप्त करने का समय आ गया है, और चारों तरफ जो निराशा और आलसीपन फैला हुआ है इसको समाप्त करो। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण क्या दिया कि अगर भोजन सामने रखा हुआ है तो वो भी हमें प्रयास करना पड़ता है, हाथ बढ़ाकर खाना पड़ता है। उसी तरह से हमें परिश्रम करके एकजुट होकर देश की आजादी के लिए लड़ाई करनी है। संस्कृत में भी एक श्लोक है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै, अर्थात सफलता उसी को मिलती है जो मेहनत करता है, परिश्रम करता है। दिनकर ने भी एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है कि खम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। जब आदमी हिम्मत से आगे बढ़ेगा तो पर्वत को भी बेद कर आगे बढ़ जाता है। और हमारे पूर्वजों ने भी बताया कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा क्या है? आलस्य है। तो कवि यहाँ पे उसी संदर्भ को देशवासियों को बताना चाहते हैं। यहाँ आप देखिए कि शब्द क्या प्रयोग किया है, आगे बढ़ना, ऊंचे चढ़ना, ये सफलता के लिए जरूरी है। और यहाँ पे कवि कुछ उदाहरण का भी जिक्र करते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि खाने के निवाले का जिक्र किया है कि उसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ दृष्टांत अलंकार भी है और खेद भी व्यक्त करते हैं। वे यह बताना चाहते हैं कि स्वाधीनता आंदोलन पूरे जोरों पर है और जो देशभक्त हैं वो देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं और आप निराश होकर बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में देश की आज़ादी कैसे हो सकती है? अब यहाँ आप देखें कि क्या ये प्रसंग आज सार्थक नहीं लगता? जी। देश पर जब भी विपत्ति आती है तो हमारे सैनिक आगे बढ़कर सामना करते हैं। लेकिन हम देश के लिए क्या कर सकते हैं?
है ना, आप जिस काम में भी हैं उसे अगर निष्ठा से पूरा करते हैं तो वो भी देश प्रेम है। बिल्कुल। है ना, सभी सैनिक नहीं बन सकते। सभी सैनिक नहीं बन सकते। तो ये संदेश आज भी है। जैसे विद्यार्थी जो कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें पढ़ने का काम दिया गया है। अगर वो पढ़ाई पूरी निष्ठा से करें तो सफलता प्राप्त करेंगे, कार्य क्षेत्र में भी आगे सफल होंगे और देश के उत्पादन में भागीदार बनेंगे। तो ये सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। संदर्भ तो यहाँ पे आजादी का है, लेकिन वो हर समय प्रासंगिक होता है। इसीलिए कुछ रचनाओं को कहा जाता है कालातीत, वो हर काल के लिए होती है ना। तो इस तरह के उत्साह की जरूरत आज भी है। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारे करने से देश का क्या होगा, या मेरे अकेले के करने से क्या होगा, इस तरह का एक्सक्यूजेस देने लगते हैं लोग। तो यहाँ पे संदेश है कि आप सभी मिलकर इस देश के निर्माण के लिए काम कर सकते हैं। अब दूसरे अनुच्छेद में देखें कि जो लोग पीछे थे तुम्हारे बढ़ गए हैं बढ़ रहे, पीछे पड़े तुम दैव के सिर दोष अपना मढ़ रहे। भाग्यवादी बहुत से हो गए कि हमारे भाग्य में तो है नहीं, हम क्या कर सकते हैं। ये सबसे आसान तरीका होता है ना जी, कि फिर आप पे कोई दोष नहीं रह जाएगा। आपने समय पे दे दिया कि समय खराब है हमारा। लेकिन रचनाकार तो नहीं छोड़ेगा ना, वो अलग अलग जगहों से उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था और विश्व में सबसे आगे था, इतने सारे आविष्कार किए गए इस देश में। तो ये सारी चीजें कैसे हुई? क्योंकि हमारे देशवासियों ने उसके लिए परिश्रम किया, पुरुषार्थ किया। तो हमें भयभीत होकर, हताश होकर और निराश होकर बैठे रहने की जरूरत नहीं है, भाग्य के भरोसे बैठने की जरूरत नहीं है। हमें अपने परिश्रम के भरोसे देश को आजाद करना है। और आज के संदर्भ में कहें तो हम सभी को प्रयास करके देश को महाशक्ति बनाना है ना। उर्दू में कहते हैं कि हिम्मते मर्दा मद्दे खुदा, है ना। अगर मनुष्य हिम्मत करे तो खुदा भी सहभागी बनता है, सहयोगी होता है ना। तो ये सारी चीजें, या इंग्लिश में भी कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एग्जैक्टली। हाँ, तो ये सारी चीजें क्या बताती हैं कि हमें अपने देश के लिए परिश्रम करना है, देश के लिए समर्पण करना है। अभी एक टीम गई थी जापान हमारे यहाँ से जी। तो वहां जाके लोगों से पूछा कि इतना छोटा देश है और इतनी तरक्की कैसे कर रहा है। हाँ। तो वहां के लोगों ने कहा कि पेट्रियटिज्म हमारे अंदर भरा हुआ है जी। हम जो भी करते हैं वो ये मानकर करते हैं कि देश के लिए कर रहे हैं, और उसी वजह से वहां के लोग इतने जागरूक हैं, इतने मेहनती हैं। वो कुछ लाख लोगों का देश और आज महाशक्ति बना हुआ, महाशक्ति है। तो ये सारे उदाहरण इसीलिए दिए जाते हैं। और जब रचनाकार लिखने बैठता है तो उसे लगता है कि जनता को जगाने की जरूरत है, जनता कहीं न कहीं निराशा में जा रही है। तो मैं तो कहूंगा कि आज भी ऐसी रचनाएं लिखी जानी चाहिए जो उत्साहित करे लोगों को। अगर मान लीजिए कोई रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहा तो उसे आप उत्साहित अगर नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेगा वो जी। और परिश्रम करके कुछ न कुछ तो हासिल करेगा। हाँ, नहीं तो वो निराशा की गर्त में जाएगा। तो आज दूसरे तरह की निराशा है जी। आजादी के समय दूसरा था। तो आज के संदर्भ में शिक्षार्थियों को ये इस कविता को पढ़ना चाहिए कि आज कौन कौन सी चुनौतियां हैं और उनका सामना हम कैसे परिश्रम के साथ करें। तीसरे अनुच्छेद में भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। आओ मिले सब देश बांधव हार बनकर देश के,
साधक बने सब प्रेम से, सुख शांतिमय उद्देश्य के। अब ये कहना चाहते हैं कि हमारा देश जो है वह एकजुट होकर ही मजबूत हो सकता है, और उसके लिए क्या जरूरत है कि हम जितने भी भेद हैं तरह तरह के, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, वो सारे खत्म करें। क्योंकि इन्होंने उदाहरण दिया है कि कोई माला है वो अलग अलग मोतियों से बनती है, तो उसे एक धागे से गुथा जाता है। उसी तरह से सारे देशवासियों को एकजुट होना पड़ेगा और जितने तरह के भेद करने वाले तत्व हैं समाज में, उनको समाप्त करके एक माला की तरह पूरे सारे देशवासियों को एक बनना पड़ेगा, तभी देश की तरक्की हो सकती है। इसमें आप देखेंगे कि इसकी भाषा बड़ी सरल है, जैसा कि मैंने बताया था कि गुप्त जी सरल शब्दों में अपनी बात कह जाते हैं। और उसके अलावा ये उपदेश मात्र नहीं है, इसमें उन्होंने उदाहरण दे देकर अपनी बात की पुष्टि की है, साबित किया है कि वास्तव में हमारा देश इसीलिए समृद्ध रहा क्योंकि हम मेहनती थे, परिश्रमी थे, और हमारे देश की एकता हमेशा बरकरार रही है, उसे भी बना के रखना है। तो ये दोनों संदेश जो हैं वे आज भी सार्थक हैं। तो शिक्षार्थी आज के संदर्भ में भी इस पाठ को जरूर देखें। जी बिल्कुल, आप सभी शिक्षार्थी जो हमें सुन पा रहे हैं, इस कविता को, इस पाठ्य को आज के संदर्भ में देखें और देखें कि वो कहाँ आपके जीवन से जुड़ता है और क्या संदर्भ वो देता है। और अभी समय बिल्कुल इजाजत नहीं दे रहा कि हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं। हम अपने सभी सुनने वालों को बता दें कि सेकेंडरी लेवल के हिंदी के विद्यार्थियों के लिए लेकर आए हम 2 चर्चा, 2 पाठ्य। एक लेकर आए हम कहानी बहादुर और आह्वान कविता पर चर्चा की। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर BK राय ने। आप असिस्टेंट डायरेक्टर अकादमिक्स है NIUS से। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।